कुछ लोग थे जो सांचे में डल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के साथ बदल गए। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर में। मैं आज उपस्थित हुआ हूँ क्लास 9th यूपी बोर्ड से संबंधित चैप्टर्स को लेके, और हम साइंस के चैप्टर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम इस लेसन से संबंधित हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे और उनको अच्छे से नोट्स करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए, आपका समय बर्बाद ना करते हुए, हम तुरंत चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले ये हम कुछ चीजें जान लेते हैं। ये चैप्टर का नाम हमारे आसपास के पदार्थ है। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे संसार में असंख्य वस्तुएं पाई जाती हैं। कुछ वस्तुओं को तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो भी द्रव्य हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनका हम केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, वो भी द्रव्य हैं। जिन चीजों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे और धातु, जल आदि, ये सब भी द्रव्य हैं। लेकिन वायु, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसका हम केवल अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सकते हैं, ये भी द्रव्य है। तो जैसा कि हमने पढ़ा अभी कि जो हमारे संसार में जो असंख्य वस्तुएं हैं, जिनको कुछ को हम देख सकते हैं, कुछ का अनुभव कर सकते हैं। ठीक, इस चैप्टर में जो है पहली हेडिंग होने वाली है द्रव्य पदार्थ, जिसको हम द्रव्य पदार्थ दोनों कह सकते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि द्रव्य जो होता है ब्रह्मांड का वह अव्यय है। द्रव्य ब्रह्मांड का वह अव्यय है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है कि किसी भी चीज का जो भार होता है उसको द्रव्यमान बोलते हैं। आयतन का मतलब होता है कि जो भी चीज हो वो जितना स्थान घेरती है उसको हम लोग बोलते हैं आयतन। द्रव्य ब्रह्मांड का वह अव्यय है जिसमें द्रव्यमान यानी कि भार या वजन होता है। आयतन मतलब जो वस्तु है वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, उसी को हम कहेंगे आयतन। तो द्रव्य ब्रह्मांड का वह अव्यय है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, तथा इसका अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियां क्या होती हैं? हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 हैं: आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो हम चीजों को अनुभव करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्रव्य पदार्थ यानी कि मैटर। तो ये परिभाषा कुछ ऐसी ही है कि द्रव्य ब्रह्मांड का वह अव्यय है जिसमें द्रव्यमान व आयतन होता है, तथा इसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार है, जिसमें जल, वायु, लकड़ी, हीरा, स्टील आदि ये सब द्रव्य हैं। क्योंकि आप जानते हैं जल में भी कोई ना कोई वजन होता है और जल कोई एक स्थान घेरता है। वायु जो होती है इसमें भी कुछ ना कुछ भार होता है। कहेंगे कैसे? अच्छा, आप गुब्बारे में अगर हवा भरिए तो आप देखेंगे कि गुब्बारा ऐसे छोड़िए अगर आप ऊपर, तो गुब्बारा नीचे की ओर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान, कुछ ना कुछ भार पाया जाता है। हीरा तो वैसे भी कठोर है, तो जाहिर सी बात इसमें द्रव्यमान होगा ही, और जमीन पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ स्थान भी घेरेगा, तो इसलिए ये भी द्रव्यमान है, मतलब वो द्रव्य है। स्टील जो होता है, स्टील में भार होता है और ये भी अगर जमीन पे रखेंगे तो स्थान घेरता है। तो सिंपल सी बात है, ये भी द्रव्य और पदार्थ ही है। इसको हम इंग्लिश में मैटर बोलते हैं। उसके बाद पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पद, कहने का मतलब इस पदार्थ जो है इससे संबंधित, इससे रिलेट करके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनका हमें आगे अध्ययन करना है। वो ऐसे है: द्रव्यमान, इंग्लिश में बोलते हैं मास; भार, इंग्लिश में होगा वेट; आयतन, इंग्लिश में होगा वॉल्यूम; ऊर्जा, इंग्लिश में बोलेंगे एनर्जी। तो इतने पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद हम चर्चा करेंगे इन चारों पॉइंट्स की। तो पीछे का पॉइंट आपने नोट कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि द्रव्य या पदार्थ किसे कहते हैं। इसके बाद उस पदार्थ से रिलेट करती हुई कुछ चीजें हैं, जैसे कि किसी पदार्थ में द्रव्यमान होता है, भार भी होता है, और आयतन भी होता है, और ऊर्जा भी होती है। तो इन्हीं 4 पॉइंट्स को हम थोड़ा सा विस्तार करके पढ़ेंगे। जो द्रव्यमान होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं मास। इसकी डिफिनेशन कुछ ऐसे है कि किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की वास्तविक मात्रा को ही उसका द्रव्यमान कहते हैं। जैसे जो कोई वस्तु होगी तो उसकी कोई ना कोई निश्चित मात्रा होगी,
जैसे मान लीजिए आप कि अभी आपके पास कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए मिट्टी ले लीजिए, कि अगर हम कह दें कि हमारे पास 1 किलो मिट्टी है, तो मिट्टी क्या है, एक द्रव्य है, और उस द्रव्य की हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित मात्रा बता रहे हैं कि हमारे पास 1 किलो है। तो वही जो निश्चित मात्रा हम बता रहे हैं, उसी मात्रा को हम क्या कहते हैं, उसका द्रव्यमान। ठीक, तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद भार, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वेट। वेट जो होता है कि पृथ्वी अपने केंद्र की ओर, पृथ्वी अपने केंद्र की ओर वस्तुओं को जिस बल से आकर्षित करती है, उसे भार कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई चीज अगर ऊपर फेंका ऐसे, तो ये मारकर वापस नीचे आया, तो जो पृथ्वी है ये इस वस्तु को अगर हमने ऊपर ऐसे फेंका, तो ये पृथ्वी जो है अपने केंद्र की ओर इस वस्तु को आकर्षित कर ली। तो इस वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल द्वारा आकर्षित करती है, उस बल को ही क्या कहते हैं, भार। उसके बाद है आयतन। आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम की डिफिनेशन कुछ ऐसे होगी कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है। जैसे अगर इस मार्कर को हम ऐसे जमीन पे या मान लीजिए हाथ पे रख देंगे, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कोई ना कोई स्थान अपना घेर रहा है ना, इतना स्थान इसका फिक्स है। तो ये जो स्थान घेर रहा है मार्कर, यही स्थान जो घेरता है, इसी को बोलते हैं आयतन। तो यही डिफिनेशन है कि किसी वस्तु द्वारा घेरा गया स्थान उस वस्तु का आयतन कहलाता है, जिसको हम V से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आते हैं ऊर्जा। ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। तो एनर्जी की डिफिनेशन कुछ ऐसे है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है और इसमें इंक है, तो इस वस्तु के मतलब ये जैसे चल रहा है बोर्ड पे ही, तो अब इके कार्य करने की कुछ क्षमता होगी, है ना, कोनो न कोनो इसकी लिमिट होगी, इसकी काम करने की कोई ना कोई क्षमता होगी। तो जो इस वस्तु की कार्य करने की क्षमता होगी, उसी को हम कहते हैं ऊर्जा, और ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी। डिफाइन, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। बस यही 4 पॉइंट आसान से द्रव्य से संबंधित हैं, और इन्हीं चारों को हमने अच्छे से पढ़ लिया। आप इसको स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लीजिए। और ये जो मैटर लिखा रहा हूं मैं, ये समझ लीजिए एकदम यूपी बोर्ड, अगर आप 9th-10th में हैं और साइंस का अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट चैप्टर में ये सब है। और ये पेपर के लिए, एग्जाम के लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि इतना अगर आप पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको चाहे ऑप्शनल क्वेश्चन, चाहे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएगा इसमें से। तो इसको इग्नोर ना करते हुए इन सारी चीजों को हम अच्छे से ध्यान देके पढ़ेंगे, और आप इसको नोट्स कर लीजिए। तो अभी हमने पीछे 4 पॉइंट्स पढ़े, द्रव्यमान, भार, आयतन और एनर्जी, ऊर्जा। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आएगी पदार्थ की अवस्थाएं। अब पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है, जैसे मान लीजिए वस्तु, कोई वस्तु है तो उसकी कोई ना कोई एक अवस्था होती है। जैसे मैं अभी इस अवस्था में खड़ा हूं, उसके बाद मैं अगर बैठा रहूंगा तो मेरी बैठी हुई अवस्था हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं चल रहा हूं तो मेरी अवस्था चेंज हो जाएगी। तो इसी प्रकार से अगर कोई भी वस्तु है, तो हर एक वस्तु की अपनी अलग अलग अवस्था होती है। तो उसी को हम बोलते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। और पदार्थ की अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, दूसरी होती है द्रव अवस्था, तीसरी होती है गैस अवस्था। ठोस अवस्था को इंग्लिश में हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था को बोलते हैं लिक्विड स्टेट, और गैस अवस्था को बोलते हैं गैसियस स्टेट। अब ठोस अवस्था क्या होता है समझिएगा आप। ठोस अवस्था का मतलब होता है कि ऐसी अवस्था, मतलब वस्तु की ऐसी अवस्था जिसका आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो। कहने का मतलब उस वस्तु का जो भी आकार होगा वो निश्चित होगा, और वो जितना स्थान घेरती होगी वस्तु, वो भी निश्चित होगा। तो जिस वस्तु में आकार और आयतन दोनों चीजें निश्चित होती हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ठोस अवस्था। दूसरी अवस्था है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था होगी कि किसी भी वस्तु की ऐसी अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं होगा, लेकिन आयतन निश्चित होगा। कैसे, जैसे पानी को ले लीजिए आप। अगर आप पानी को किसी ग्लास में रखेंगे, तो उसमें आयतन तो होगा और आकार भी होगा, लेकिन अगर उसी पानी को हम किसी प्लेट में या थाली में रख देंगे, तो क्या उसका आकार निश्चित है? नहीं निश्चित है, चेंज हो गया। आयतन वही है, लेकिन जब ग्लास में था तो ग्लास के आकार का, और जब प्लेट में गया तो प्लेट के आकार का। तो द्रव अवस्था वही अवस्था होती है कि जिसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन एकदम निश्चित होता है। उसके बाद है गैस अवस्था।
गैस अवस्था ऐसी अवस्था है कि जैसे मान लीजिए वायु है, वायु को हम वैसे भी गैस ही बोलते हैं। तो गैस अवस्था होती है, इसका ना तो आकार निश्चित है और ना ही आयतन। अभी जैसे आप वायु को ले लीजिए, तो जैसे वातावरण में वायु है, खुली है एकदम, इसका हमें ना आकार पता है और ना ही आयतन पता है। लेकिन अगर इसी वायु को हम इकट्ठा करके किसी गुब्बारे में भरेंगे या किसी डब्बे में भरेंगे, तो उस डब्बे का आकार ले लेगी और उस डब्बे के आयतन के हिसाब से अपना आयतन फिक्स कर लेगी, और गुब्बारे में भरेंगे तो उस गुब्बारे के हिसाब से अपना आकार और आयतन निश्चित कर लेगा। तो कहने का मतलब होता है कि गैस अवस्था का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं पदार्थ की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में हम विस्तृत से लिखेंगे अगले पार्ट में। तो इंतजार कीजिए अगले पार्ट का, और बने रहिए हमारे साथ ज्ञान कोचिंग सेंटर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले पार्ट में। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।